हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट प्रॉमिसिंग चैप्टर फॉर क्लास 12th जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, अब देखिए हमें इसके यहां पे नेम से ही कंफर्म हो रहा है कि हम बात करने वाले हैं माइक्रोब्स के बारे में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं और इन्हें देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी? माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो हम बात करेंगे ऐसे ही टाइनी ऑर्गेनिज्म के बारे में। हैं ये टाइनी लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उनको एक बार हम देख लेते हैं। हम जो आज टॉपिक लेने वाले हैं वो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि किस तरह से माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाए जाते हैं। माइक्रोब्स इन द सीवेज ट्रीटमेंट, अब सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नाउ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस, किस तरह से जो है माइक्रोब्स हेल्प करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन में, जो किससे बनता है? काव डंग से बनता है। ठीक, माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट्स, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स में कैसे माइक्रोब्स वर्क करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स जो कहां यूज होते हैं? हमारे जो हम कह सकते हैं कि जो खेत हैं, खलिहान है, वहां पर जो है बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, तो उनका कैसे जो माइक्रोब्स यूज होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस हमारी आज के वीडियो में। क्लियर है? चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? यहां पे हम आ गए हैं लैब पे। लैब मतलब हमारा लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, माइक्रोब्स ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जनरली यहां पे हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मम्मा घर पे क्या बनाती हैं? सिंपल दूध को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? दही में। मम्मा कन्वर्ट नहीं करती हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं। तो दूध का दही हम जमाते कैसे हैं? पहले जो नॉर्मली क्या करते हैं, एक सुटेबल टेम्परेचर पे हम दूध को गर्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर हल्का सा उसको ठंडा करने के बाद मामूली सा नॉर्मल टेम्परेचर पे लाके हम क्या करते हैं, उसके अंदर खट्टी खट्टी या तो दही मिला देते हैं या खट्टी खट्टी हम उसमें छाछ मिला देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, ये टाइनी टाइनी माइक्रोब्स क्या करते हैं, इसके अंदर जाके ये दूध को जो है वो यानी कि मिल्क को किस में कन्वर्ट करते हैं? कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितना टेम्परेचर होता है? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 35 टू 40 डिग्री। तो जो टेम्परेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है उस टेम्परेचर की हम बात करें तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा? 35 टू 40 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है? इसका सुटेबल टेम्परेचर होता है जहां पर जो है मिल्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? दही में। ठीक है, सर्दियों में आपने देखा होगा कि दूध से दही जमने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और इसको ग्रो करने के लिए सुटेबल टेम्परेचर कितना चाहिए? 35 टू 40 डिग्री चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़े ऐसे स्पेस में जहां पे क्या हो, थोड़ा गर्म जगह हो, तो वहां पर हम दूध से दही को कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो नाउ कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। अब एक बात बताइए, जो मिल्क है बेसिकली इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है, जो यूजफुल कंपोनेंट पाया जाता है वो क्या पाया जाता है इसके अंदर? विटामिन B12। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो विटामिन B12 इसके अंदर पाया जाता है जो कि क्या है? एक तरह से साइनोकोबालामाइन है। ठीक, B12 क्या करता है? ये आपकी बॉडी के अंदर जो आरबीसी का प्रोडक्शन है उसको हेल्प करता है। और अगर विटामिन B12 की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? पर्निशियस एनीमिया बोल देते हैं। क्योंकि मेन फंक्शन अगर हम बात करें आरबीसी का तो क्या होता है? आरबीसी को कैरी करनी होती है यहां पर ऑक्सीजन। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो प्रोड्यूसेस एज एसिड दैट कोएगुलेट इन प्रिवली डाइजेस्टिंग मिल्क टू प्रोटीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड व्हिच कंटेन्स लैब, यानी कि लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एंड प्लस फ्रेश मिल्क कन्वर्ट टू द कर्ड आल्सो इंक्रीज द विटामिन B12। तो आ गई बात यहां पर किसके बारे में बात करी हमने? विटामिन B12 जो क्या है आपका? साइनोकोबालामाइन है। ठीक है, तो इसकी जो कमी होती है उससे क्या होता है? पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। सो इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहे हैं माइक्रोब्स कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप दही में एक बूंद लेंगे दही के, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से जो है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएंगे।
ठीक है, अगर देख लोगे तो नहीं खा पाओगे, तो बिना देखे खाओ तो हेल्पफुल होता है बॉडी के लिए, बहुत ही शानदार चीज होती है दही, ठीक है, और इजीली डाइजेस्ट होता है। तो आपने देखा होगा जो उम्र वाले लोग होते हैं ना, उनमें दूध नहीं पचता है, तो रीजन क्या होता है कि जब उनमें दूध नहीं पचता तो उनको सलाह दी जाती है कि आप सीधे जो है दही का सेवन करें। तो रीजन क्या होता है, रेनिन, ठीक है, छोटे बच्चों में प्रेजेंट होता है, और ओल्ड एज में क्या होता है, बहुत इसका सीक्रेशन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। हमने बात करी थी जब हमने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा था, सब कुछ यहां पे क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात करें बैक्टीरियल फर्मेंटेशन की, ठीक है, यानी कि यहां पे हमने माइक्रोब्स देखे, ठीक है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, कैसा हो रहा है इसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेसिकली। तो इसमें क्या है, इन डो इज यूज्ड टू मेक फूड सच एज ए डोसा। तो यानी कि बेसिकली है क्या, जब भी हम घर में मम्मा को बोलते हैं मम्मा डोसा बना दो, ठीक है, मम्मा इडली बना दो, मम्मी ढोकला बना दो, या मम्मी कुछ और जो जिसमें फर्मेंटेशन होता हो वो चीज, जैसे ब्रेड की हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेड का वो भी फर्मेंटेशन से बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, यहाँ पर जो फर्मेंटेशन हो, जो खमीर उठना है, जलेबी बनती है, खमीर उठना जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे ज्यादा अमाउंट के अंदर बनती है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो ये कैसा, जो मटेरियल उसको कैसा बना देती है, पफी बना देती है, फूला हुआ बना देती है, जिससे जो भी फूड है जो हम बनाने वाले हैं वो कैसा बनता है, स्वादिष्ट बनता है। आई बात समझ में। सो यूज्ड टू मेक फूड सच एज डोसा, इडली एंड द पफ्ड अप, दी पफ्ड अप, देखिए कैसा होता है, फूल जाता है। अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। तो किसकी वजह से हो रहा है ये, CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से होता है। क्लियर है। नाउ बेकर्स यीस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिन सेरेसियाe बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला, बेकर्स यीस्ट भी बोला, यानी कि यहां पे वर्ड कौन सा आ गया, बेकरी। और बेकरी से हम क्या क्या लाते हैं, बताइए फटाफट से, क्या लाते हैं बेकरी से, केक्स और मफिन्स और ब्रेड। ये सब किससे बनती हैं, ये सब बेकर्स यीस्ट हैं। यहां पे जो यीस्ट है वो यहां पे काम में लिया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेक अ ब्रेड बाय द फर्मेंटिंग डो, ठीक है। तो ये डो दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है, ये फर्मेंटेड डो है, और इससे हम क्या बनाएंगे, अच्छी अच्छी ब्रेड। ऐसी बनती ना स्लाइस, ये ब्रेड की स्लाइस हो गई, और इस पे को स्लाइस का क्या बना लिया, सैंडविच बना लिया, ठीक है। और बेस के रूप में किसमें काम है, केक में जो ब्रेड लेते हैं वो बेस के लिए भी काम में लेते हैं। क्लियर है। तो यहां पे फर्मेंटेशन से क्या बन रहा है, ब्रेड भी बन रही है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल पर्पज की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहां पे आपको डायग्राम दिख रहा है, फर्मेंटर्स, बड़े बड़े लार्ज स्केल पे क्या होते हैं, यहां पे फर्मेंटर्स होते हैं, टैंक होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को करवाया जाता है। क्लियर। नाउ द वेरी लार्ज वेसल्स ऑफ ग्रोइंग माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस अ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। तो अब देखिए बेवरेजेस से हमारा क्या मतलब है, बेवरेजेस होटल के मेन्यू में लिखा रहता है ना कार्ड में नीचे की तरफ, बेवरेजेस, यानी कि समझ गए हो ना, बेवरेजेस बोले तो ड्रिंक। अब वो ड्रिंक कौन कौन सी थी आपको सब पता है, ठीक है। चलिए एंटीबायोटिक्स के अंदर लिया था, एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मतलब ये होते हैं कि जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है उसको इनिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का क्या रोल होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ। तो हम भी तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, कभी अगर बीमार पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शरीर में बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है, तो उसको रोकना है, उसको इनिबिट करने के लिए क्या दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। और एंटीबायोटिक्स की जनरेशन बेस्ड होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो अभी जो है थर्ड फोर्थ जनरेशन चल रही है, उसमें जो है एंटीबायोटिक्स का यूजेस किए जा रहा है, ठीक है। चलिए नाउ ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, तो आपको पता है मेडिसिन जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनती हैं, इसीलिए क्या है, मेडिसिन इंडस्ट्रीज हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन इंडस्ट्रीज हैं, तो वो क्या करती हैं, लार्ज स्केल पे एंटीबायोटिक्स भी बनाती हैं। और अगर हम फर्मेंटर्स की बात, हम बेवरेजेस की बात करें, तो बेवरेजेस भी क्या है, लार्ज स्केल पर बनते हैं। तो यानी कि क्या, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज में लिए जाते हैं, ये टाइनी टाइनी माइक्रोब्स, ठीक है, टाइनी टाइनी माइक्रोब्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें फर्मेंटेड बेवरेजेस की, आ गई है, दिखाई दे रहा है आपको, अरे सब जानते हैं इसके बारे में, जाने ना जाने सब इसके बारे में जरूर जानते हैं।
चलिए, तो ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीवियर यीस्ट भी बोलते हैं, इज इश्यूड टू फर्मेंट अ माल्टेड सेरेल्स, यानी कि माल्टेड सेरेल्स होती हैं और फ्रूट जूसेस होते हैं, उनको प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या बेसिकली क्या यूज है यहाँ पे, इथेनॉल। ठीक है, तो जो देखिए वाइन है और जो बियर है, बेसिकली ये विदाउट डिस्टिलेशन यहां पर बनाई जाती है। ठीक है, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन। अगर हम बात करें यहां पे विस्की और ब्रांडी एंड रम प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेशन ब्रूथ। ठीक है, तो यहां पे वाइन और विस्की किससे बनाई जाती है, फर्मेंटेशन से, जबकि वाइन और बियर जो है बेसिकली यहां पे प्रोड्यूस किससे हो रही है, डिस्टिलेशन से। क्लियर है आपको, तो विस्की, बियर, ये रम, ठीक, कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स की अभी हमने बात कर ली। एंटीबायोटिक्स क्या है यहाँ पे, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकती है। ठीक, द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स एंड कैन किल द रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डिजीज कॉज करते हैं उन माइक्रोब्स को ये किल करती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो है फर्दर कोई किसी भी तरह की जो बीमारी है वो डिजीज पैदा नहीं कर पाए। क्लियर। नाउ यूज्ड टू ट्रीट अ प्लेग, वुपिंग कफ एंड डिप्थीरिया, लेप्रोसी एटसेट्रा, इनके लिए इसमें यूज किया जाता है। पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक देखी गई थी, यानी कि रिसर्च की गई थी, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। वो कौन सी थी, पेनिसिलिन नोटाटम। ठीक है, तो पेनिसिलिन कैसे खोजी उन्होंने, उन्होंने क्या किया कि सपोज हम ये मान लेते हैं कि उन्होंने बहुत सारी पेटी डिश ली, 4-5-5-6 उन्होंने पेटी डिश ले ली और उन्होंने उनके अंदर क्या किया, माइक्रोब्स को ग्रो करवाया। जब उन्होंने माइक्रोब्स को ग्रो करवाया तो उन्होंने देखा कि एक जो पेटी डिश थी उसके अंदर क्या था कि फंगस थी। ठीक है, और वो फंगस उस माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने दे रही थी। ठीक है, तो उन्होंने देखा भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने जब ट्रीटमेंट उसको ढंग से देखा, ऑब्जर्व किया, तो वहां पर जो फंगस थी वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही थी, किसकी, माइक्रोब्स की ग्रोथ को। तो वहीं से उन्होंने क्या निकाला, ये पेनिसिलिन नोटाटम निकाला। यानी कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक जो मिली थी वो कौन सी मिली थी, पेनिसिलिन मिली थी। ठीक है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक को हम किस नाम से जानते हैं, पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। और ये बेटा ऐसी ड्रग थी कि जिसको लग गई ना उसके लिए रामबाण थी। रामबाण से इन द सेंस कि जिस पे ये सूट कर गई बेसिकली, है ना, तो उसके लिए बॉडी में हर तरह के जो माइक्रोब्स थे उनको एक किल कर देती थी। ठीक है, और इसको सूट नहीं कर रही, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो दो, हम बात करें 100 में से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी किसी के अंदर, किसी को एलर्जिक रिएक्शन होता है या कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पेनिसिलिन थी जो वो सेफेस्ट ड्रग मानी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो इसका एडवांस है, काफी सारी चीजें भी मार्केट में आ गई हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स फर्स्ट जो कौन सी थी, वो कौन सी थी, यहाँ पे पेनिसिलियम थी। क्लियर है, क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम किसने प्रोड्यूस की थी, मतलब किसने खोज की थी, अलेक्जेंडर ने। ओके, नाउ केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, ऑर्गेनिक एसिड्स की। अब मुझे बताइए, ऑर्गेनिक एसिड में यहां पे माइक्रोब्स हैं हमारे और प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो जब हम घर पे कुछ खट्टा खट्टा खाते हैं, जैसे अचार हम यूज में लेते हैं, तो अचार के अंदर जो बेसिकली कंपोनेंट है वो होता क्या है, क्या होता है उसके अंदर, सिट्रिक एसिड। ठीक है ना, सिट्रिक एसिड होता है, खट्टा खट्टा अच्छा लगता है हमें। तो यहां पे क्या है, एस्परगिलस निगर अ फंगस है प्रोड्यूसिंग अ सिट्रिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से जो है एसिडोबैक्टर एसिटाई है, बैक्टीरियम है, ये किसमें, एसिटिक एसिड यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिसम, ठीक है, ये भी बैक्टीरियम है, तो क्या है, ब्यूटारिक एसिड है। और लैक्टोबैसिलस जिसकी हमने भी बात करी, वो क्या है, लैक्टिक एसिड है, जो दूध, मिल्क को दूध में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, माइक्रोब्स होगा और इनका प्रोड्यूसिंग, ये जो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बारे में हमने यहां पे बात कर ली। क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अच्छे से समझना है क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। अल्कोहल की हम बात करें बेसिकली, ठीक है, तो अल्कोहल क्या है यहां पे, देखिए जो हमने बात करी थी यीस्ट की, तो यीस्ट क्या इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इथेनॉल। तो यहां पे हमने जब वाइन की और बेवरेजेस की बात करी थी, वहां पे हमने इसके बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे, एंजाइम्स के बारे में। ठीक, चलिए, अब देखिए आपको यहां दिख रहा है कि लाइपेज की बात करें हम, तो लाइपेज का यूज क्या हो रहा है यहां पे, लाइपेज यूज्ड इन द डिटर्जेंट टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। ठीक है, तो आप यूज करते हैं ना घर पे, टाइड जैसे सफेदी कहीं नहीं मिलेगी। तो बेटा जो टाइड जो सफेदी लेके आ रहा है ना, उसका जो रोल है बेसिकली वो किसमें, लाइपेज में है। ठीक है, अब अगर अब लाइपेज को हम तोड़ें तो लाइपेज का यूज कहां पर है,
लिपिड, ठीक है। तो यहां पे क्या है, लाइपेज बेसिकली जो क्या कर रहे हैं, यहां पे जो लाइपेजेस हैं वो यूज किए जा रहे हैं किसके अंदर, डिटर्जेंट के अंदर, ताकि जो क्या करते हैं ये लाइपेज क्या करते हैं, जो ऑयली स्ट्रेन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, खाना शुरू करते हैं, इनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए आज की डेट में जो लाइपेज हैं वो कहां यूज किए जा रहे हैं, डिटर्जेंट के अंदर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑयली स्ट्रेन जो भी होता है, ऑयल होता है, उसको क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं, या हम कहते हैं कि अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो जब ये अब्सॉर्ब कर लेंगे तो आपका जो कपड़ा है उस पर से क्या हो जाएगा, एकदम व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो बेटा जो इस्तेमाल करते हैं ना वो यही डलता है, फिर विश्वास तो होना ही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्या डाला हुआ है। क्लियर है? पता था इससे पहले? नहीं पता था, अब पता लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैक्टिनेज की एंड प्रोटीएसेस की टू क्लैरिफाई और बॉटल जूसेस। अब देखिए ये क्या है, सब एक तरह के प्रिजर्वेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। आप कभी भी जब आप कोई जूस की बोतल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। अब प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने का रीजन क्या है कि जब भी आप उसको पिए तो वो फ्रेश रहना चाहिए, ठीक है। उसमें किस तरह की जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी तो वो क्या करेगा, वहां पे उस चीज को सड़ा देगा या खराब कर देगा। लेकिन जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जैसे पैक्टिनेज हो गया, ठीक है ना, प्रोटीनेज हो गया, तो ये क्या करते हैं, जहां पे भी आपने देखा होगा कि जो हम कह सकते हैं कि एक तो प्लेन मिल्क का, एक तो प्लेन जूस आता है, ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, और एक में क्या होते हैं कि बहुत सारे रेशियो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कैसा, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। जैसे हम घर पे संतरे का जूस निकालते हैं, मौसमी का जूस निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रेशियस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ना। उस तरह से क्या होते हैं कि अगर विदाउट रेशे है तो उसमें प्रिजर्वेटिव यहां पे ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो बॉटल जूसेस में जो बेसिकली है वो यहां पे काम आता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रेप्टोकाइनेस की। प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड एज अ क्लॉट बूस्टर टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स टू पेशेंट हु हैव अ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो अब देखिए जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है बेसिकली उनका यूज कहां पे किया जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। यानी कि किसी बंदे को जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्लड क्लॉट है उनको डिसॉल्व करने के लिए इमीडिएटली वे के अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, जहां भी ब्लड क्लॉट है उस क्लॉट को क्या करता है, ये डिसॉल्व कर देता है। यानी कि हमने क्या बात करी, प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकोकस यूज्ड एज ए क्लॉट बूस्टर। तो यहां पे क्या है, क्लॉट बूस्टर है ये, और जहां भी क्लॉट होता है उसको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, डिसॉल्व कर देता है फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। तो कभी भी जब किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहां पे स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन दे देते हैं। इससे अगर बॉडी में कहीं भी क्लॉट है तो वो क्या होगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि ये किसकी तरह काम कर रहा है, यहां पे ये यहां पे एज ए क्लॉट बस्टर की तरह काम कर रहा है। क्लियर? ऑल क्लियर? नाउ साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। अब देखिए साइक्लोस्पोरिन ए की हम बात करें तो ये क्या है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, फंगस है एक तरह की, ठीक है, यूज्ड एज अ इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट। अब देखो जो साइक्लोस्पोरिन है बेसिकली ये क्या है, किस कंडीशन में दी जाती है, जब किसी पेशेंट का ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करना है, ठीक है। अब देखिए किसी पेशेंट का हमने क्या किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो बॉडी के लिए तो वो क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल हो गया, ठीक है भाई, फॉरेन ऑर्गन हो गया, बाहर से आपने इंस्टॉल किया। तो बॉडी क्या करती है, अपने इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड है तो बॉडी क्या करती है, उसके सेल्स पे अटैक करना शुरू करती है। जब बॉडी उसके सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है तो यानी कि क्या है, वो उसको डैमेज करना शुरू करेंगी। तो उसको उस कंडीशन में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो पेशेंट को यहां पे साइक्लोस्पोरिन ए यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यहां पर दे दिया जाता है, जो क्या करता है, उसकी इम्यूनिटी को कम करता है, स्लो करता है, ठीक है। जैसे हम बात करें तो अगर पेशेंट को ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम है अंदर का इंटरनल जो एक्टिवेटेड है वो क्या करेगा, इसको डैमेज करना शुरू करेगा। तो यानी कि ये जो रेट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो जब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जब तक फैमिलियर नहीं होता वो बॉडी से, तब तक क्या करते हैं, यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर एक कंडीशन और है कि यहाँ पे क्या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की हम बात कर रहे हैं तो एक चीज और काम में दी जाती है, वो है कॉर्टिसोल। किसको दिया जाता है, कॉर्टिसोल को दिया जाता है, ठीक है। और जो कॉर्टिसोल है वो कहां से प्रोड्यूस होता है, मुझे बताइए आप, कहां से, एड्रिनल, ठीक है, कहां से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन से कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल भी जो है एज ए हम बात करें यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में यहाँ पे यूज लिया जाता है। क्लियर? नाउ स्टेटिन्स की हम बात करें, नाउ प्रोड्यूस्ड बाय द मोनाकस
परप्यूरियस, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का यीस्ट है, ठीक है, यूज्ड एज ए ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, इट इनहिबिट द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि जब ज्यादा अमाउंट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां पर जो है स्टेटिन्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेटिन्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली वो दो प्रकार का था, दो टाइप का था, हमने पढ़ा था, कौन सा, एलडीएल और एचडीएल, ठीक है। कौन कौन से पढ़े थे हमने, एक तो हमने बात करी थी यहां पे एलडीएल की, ठीक है, और दूसरा कैसा होता है, एचडीएल होता है। तो मुझे बताइए एलडीएल और एचडीएल में दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। एक तो हमारा हो गया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, दूसरा हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, तो जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पे अगर हम बात करें तो बेसिकली हाई अमाउंट किसका, एलडीएल का, ठीक है। जब हाई अमाउंट होता है एलडीएल का तो ये क्या करता है, यहां पे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो उसके लिए यहां पे क्या किया जाता है, जो स्टेटिन्स है वो यहां पर दे दिए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का काम करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो एलडीएल है ये क्या होता है कि हम जो आर्टरीज बोल रहे हैं, ठीक है, आर्टरीज के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर इनमें डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो जब वो डिपोजिशन होता है तो वो क्या करते हैं कि जो आर्टरीज के अंदर है, तो ये जब डिपोजिट होना शुरू होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो आर्टरीज का पाथवे है, जो ल्यूमन वाला एरिया है, उसको क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। वहां पे डिपोजिशन होता चला जाता है, तो जो ब्लड का फ्लो है वो क्या होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट आते हैं, उसके अंदर दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ब्लॉकेज बोल देते हैं, ठीक। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कौन सा होना चाहिए, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जो कौन सा है वो एचडीएल होता है, और जो बेकार कोलेस्ट्रॉल है जो इस तरह का डिपोजिशन करता है वो कौन सा है, एलडीएल है। क्लियर है आपको यहां तक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें माइक्रोब्स इन सीवरेज ट्रीटमेंट के बारे में। अब देखिए जो सीवेज ट्रीटमेंट है आज की डेट के अंदर अगर हम बात करें तो सीवेज ट्रीटमेंट करा जाता है, लेकिन फिर भी क्या है कि परसेंटेज ऑफ रेशियो हम कहते हैं कि थोड़ा सा डाउन चला जाता है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है बेसिकली, तो सीवेज है म्युनिसिपल वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपने अभी नोटिस किया होगा आपके घरों के सबके आसपास में क्या होती है, सीवेज की लाइन होती है, ठीक है, कनेक्टेड होती है, जहां पे हमारा वॉशिंग वाला एरिया कनेक्टेड होता है, हम जहां फ्रेश होते हैं वो वाला जो एरिया है वो भी उससे कनेक्टेड होता है। तो ये सारा जो सीवेज है वो किसमें चला जाता है, उन पाइप्स के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है बेसिकली वो काम क्या करती है, इस पूरे सीवेज को इकट्ठा करती है, ठीक है, उन पाइपलाइंस में जा रहा है कंप्लीटली। तो वहां पे क्या होता है कि एक तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट इन द सेंस कैसे होगा कि बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर क्या करते हैं कि सीवेज इकट्ठा होता है, तो कंटेनर में ऊपर की तरफ क्या होती है, एक छलनी नुमा एक संरचना होती है, छलनी हम लगा रहे हैं, छलनी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। तो ये छलनी जो होती है वो लगा रहते हैं, तो उससे ये फिल्टर होके जो मोटा मोटा पार्टिकल्स है, ठीक है ना, वो तो क्या है कि ऊपर की तरफ रह जाता है, और जो सीवेज है, जो वाटर है, वो कहां चला जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। अब इस वाटर के अंदर क्या होती है कि बहुत सारी जो है मिट्टी भी होती है, ठीक। तो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, तो उनके अंदर क्या करता है, छान लिया जाता है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली जो हार्ड मैटर है वो तो ऊपर की तरफ रह जाता है, ठीक है। कोई भी गंदगी रही वो ऊपर की तरफ रहेगी, वाटर छन के आ गया। अब ये कैसा है, ये जो वाटर है ये कैसा है, ये वाटर को सीवेज वाटर बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें मड भी है, मिट्टी भी है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। जब हमें कोई चीज फिल्टर करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। पानी के अंदर मिट्टी है तो पानी क्या होता है, थोड़ी देर में मिट्टी बैठ जाती है और पानी क्लियर हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या किया, यहां पे सीवेज ट्रीटमेंट में हमने इसको छान लिया। जब हम इसको छान लेते हैं तो जो वाटर है वो नीचे आ जाता है और मड जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। जब मड नीचे की तरफ बैठ जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहां पे हमें क्या मिलता है, जो मैटर है, जो वाटर है, वो हमें यहां पर मिल जाता है। क्लियर। तो क्या करते हैं हम, यहां पे कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ organic matter and microbes and sewage is treatment in the sewage treatment is plants which is called STP to make a less polluting, ठीक है। तो जब ये फाइनली हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरली हम जो है इसको यूज करने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद, इसमें माइक्रोब्स की जो ग्रोथ होती है उसको करवाने के बाद जो वाटर मिलता है उस वाटर को हम क्या करते हैं, रिवर के अंदर छोड़ देते हैं। यानी कि अब वो जो वाटर कैसा है, एक तरह से हम कहते हैं कि वो वाटर क्लीन हो चुका है, ठीक। चलिए, इट इंड्यूसेस अ 2 स्टेजेस प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट की अभी हमने बात कर ली, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, बायोलॉजिकल हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उस पर डिपेंडेंट होते हैं।
क्लियर है? तो इस तरह से क्या करते हैं यहां पर सीवेज ट्रीटमेंट काम में लिया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं यहां पे, इसके प्राइमरी ट्रीटमेंट की हमने अभी समझ लिया, उस चीज को हम देख लेते हैं। तो इट इज द फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, इट इंक्लूड्स अ रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ द ग्रिट सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स बाय सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीटली जो है सेडिमेंटेशन, सैटेलाइट टैंक दिख रहा है आपको, इस तरह से यहां पे जो है कंप्लीट जो है प्रोसेस होता है किसका, प्राइमरी ट्रीटमेंट का, जो अभी हम सिंपल वे के अंदर समझ चुके हैं। ठीक, सो नाउ ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेट, इट्स अ सुपरनेटेंट फ्रॉम द प्राइमरी एफ्लुएंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, यहां पे प्राइमरी एफ्लुएंट हो गया, फिर एरेलेशन टैंक्स में जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट एजिटेशन होगा, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स होगी इनटू द फ्लक्स। ठीक, देन कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। अब देखिए बेसिकली क्या है यहां पे, जो माइक्रोब्स है उनके लिए यहां पे फूड के रूप में अगर हम बात करें तो बहुत सारा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, इसी के साथ इनको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब इनको हाई अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी और खाने के लिए क्या है, इनको ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए इनके पास ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेंगे, कंप्लीटली जो है एक तरह से पूरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको पूरे को ये खा जाएंगे, यूज कर लेंगे, और उसके बाद क्या बचेगा, हमारा ट्रीटेड वाटर बचेगा। इसको हम कहां डाल देते हैं, वापस से रिवर्स के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, नाउ कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द एफ्लुएंट एंड द रिड्यूस द बीओडी ऑफ द एफ्लुएंट। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रोसेस काम में लिया वो क्या है, बीओडी। Now, the Ministry of the Environmental and Forest has initiated as Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save from water pollution. ठीक है, तो आपको पता है बहुत बड़ी योजना चल रही है अभी। ठीक है, सेव गंगा और यमुना दोनों के पानी को पॉल्यूटेंट से बचाने के लिए। ठीक है, तो यमुना तो कहां है, दिल्ली वाला पोर्शन हो गया, दिल्ली वाला। ठीक, और यमुना है हमारी गंगा यमुना, तो गंगा हमारी हरिद्वार यानी कि सटा हुआ एरिया ही है, तो कंप्लीट जो एरिया यहां पे ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, माइक्रोब प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो एक चीज आपको मैं दिखा देता हूं यहां पे, तो बेसिकली जो ARI है, ठीक है, वो कहां पे है, दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या कर रही है वहां पर जो है, सॉरी इसको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, ARI वाला पार्ट। मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली, now mixture of gases mainly methane produced by the microbes such as a methanogens। ठीक है, तो आपको पता है कि बेसिकली हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बायोगैस का प्रोडक्शन किससे हो रहा है, काऊ के डंग से, यानी कि उसके गोबर से। ठीक है, तो गोबर में क्या प्रेजेंट है, मीथेन गैस प्रेजेंट है, जिसका हम यूज कहां करते हैं, एज ए कुकिंग के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, एज ए फ्यूल के लिए काम में लेते हैं, एज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम में लेते हैं। तो यहां पे मीथेन का जो यूज है वो बहुत जगह पर हो रहा है। ठीक है, और सेफ है और नेचुरल है। क्लियर? नाउ मेथेनोजेंस ग्रो इट्स एनारोबिकली ऑन अ सेलुलोसिक मटेरियल एंड प्रोड्यूस अ मीथेन CH4 अलोंग विद द CO2 एंड H2। ठीक है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी हाइड्रोजन है वो भी यहां पर रिलीज होती है। क्लियर? तो बेसिकली कंपोनेंट क्या है, एज ए कंपोनेंट की बात करें हम फ्यूल के रूप में, तो वो यहां पर क्या है, मीथेन है हमारे, क्या है, मीथेन। क्लियर? नाउ फॉर एग्जांपल हम बात करें, मिथेनोबैक्टीरियम हो गया, केटल डंग से मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरली गोबर बोलते हैं, कंटेन्स दिस बैक्टीरिया। तो इसमें क्या होते हैं, गोबर के अंदर ये बैक्टीरिया कंप्लीट प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम बोलते हैं। क्या बनाते हैं, ये मीथेन बनाते हैं। सो डंग इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज ए गोबर गैस। ठीक है, तो गोबर गैस प्लांट आपने देखा है, एक लार्ज स्केल एरिया से एक छोटे से एरिया के अंदर भी यह हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, या तो स्टील का टैंक ले लेते हैं, या फिर हम बात करें घर के अंदर ही हम बात करें बनाने की बायोगैस, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे हम गोबर ले लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक जो डंडा होता है या मोटर लगा देते हैं आजकल तो इलेक्ट्रिक मोटर, और उससे क्या करते हैं, उसको बिल्कुल घुमाते हैं, घट्टी की तरह घुमाते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं, स्टोर करके छोड़ देते हैं। ठीक है, 15-20 दिन 25 दिन के लिए। तो इसमें क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मेथेनोबैक्टीरियम, ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ होती है इनके अंदर। ठीक है, जिनमें जब ग्रोथ होती है तो अंदर क्या बनती है, मीथेन गैस बनती है। ठीक, और उसी के ऊपर क्या कर दिया जाता है, एक रेगुलेटर लगा दिया जाता है, और रेगुलेटर में एक मीटर होता है। ठीक है, वो मीटर क्या करता है, जैसे उसके अंदर गैस बढ़ती है तो उस मीटर में वो गैस शो होती है कि हाँ, कि ये मीटर में इतनी गैस आ गई है। ठीक है, रेगुलेटर को ओपन करते हैं और सीधे किस में कनेक्ट करते हैं, हम हमारा जो गैस चूल्हा होता है,
ठीक है, जो स्टोव होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको प्लग इन कर देते हैं। स्टोव कौन सा बेटा, जो आपका गैस स्टोव है उसी की बात कर रहे हैं, पुराने जमाने का वो नूतन वाला मत याद कर लीजिएगा, धागेनुमा, ठीक है, घासलेट वाला काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा काम है यहाँ पे, गैस वाला काम है, क्योंकि हमें क्या मिल रही है, मिथेन मिल रही है। तो मिथेन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, हमारे गैस का जो चूल्हा होता है, ठीक है, बर्नर वाला, उसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और हम एज ए यूज को फूड कुकिंग के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। और एज ए फ्यूल के रूप में हम इनको गाड़ियों में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए कुकिंग एंड लाइटनिंग तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे कुकिंग एंड लाइटनिंग के लिए यूज में लिया जा रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है। तो ये कहां पर, ये दिल्ली के अंदर है, तो वहीं पे क्या है, लार्ज स्केल पे इसका काम हो रहा है बेसिकली। एंड KVIC डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये जो है KVIC, इसने क्या किया, या डेवलपमेंट किया इस टेक्नोलॉजी का, ताकि इंडिया में इस चीज को और डेवलप किया जा सके, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जानवर जो है वो भी भर करें, ठीक है, लेकिन क्या है कि आजकल तो ज्यादा यूज हो गया है, गो हत्या वगैरह लोग करने लगे हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। बेटा मिल रहा है, गोबर मिल रहा है, मिथेन मिल रही है, फ्री एनर्जी मिल रही है, ठीक है, फ्री एनर्जी तो मिल ही रही है, साथ साथ में क्या हो रहा है कि हमें जो मैन्योर है, ठीक है ना, वो भी यहां पर मिल रहा है, क्योंकि जो वेस्ट बच जाता है पानी डिजोल्व होने के बाद, गैस निकलने के बाद, तो वो खाद के रूप में हमारे काम आता है। जो क्या करता है, जो हमारी जितनी भी इनफर्टिलाइज जमीन जो है, ठीक है, जो खेत खलियान है, जहां पे क्या है ज्यादा केमिकल यूज करने की वजह से वो कैसे हुई, इनफर्टाइल हो गई है, उसकी उर्वरकता खत्म हो गई है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस नेचुरल जो है खाद है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसके बेनिफिट्स से बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इसके कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो है ही नहीं। क्लियर है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइव स्टॉक वेस्ट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को यूज कर रहे हैं, फूड वेस्ट को यूज कर रहे हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर काम कर रहा है बेसिकली, उससे क्या बन रही है, यहाँ पे देखिए डाइजेस्टेड हो रहा है, बायोगैस बन रही है। बायोगैस का यूज कहां पे हो रहा है, एज ए हीट, यानी कि हम घर में सीधे जो हमारा चूल्हा होता है उसमें कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर के अंदर है, मेरे घर में बायोगैस हम यूज करते हैं, ठीक है, लो अमाउंट पे यूज करते हैं लेकिन हम यूज करते हैं। क्लियर है, अच्छी चीज है। इलेक्ट्रिसिटी की यूज में होती है बायोमिथेन, ठीक है, बायोमिथेन का मतलब है यहाँ पे फ्यूल के रूप में भी है और गैस ग्रेड में भी यूज है, फर्टिलाइजर, सॉइल मेंटेनेंस, लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, ठीक है। तो देखिए एज ए फर्टिलाइजर भी यहाँ पे ये वर्क करती है। क्लियर है, तो यहाँ पे बायोगैस के काफी सारे यूजेस होते हैं। क्लियर हो गई आपको यहां तक बात, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बायोगैस प्लांट की, कि बायोगैस प्लांट में क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए कंक्रीट टैंक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो लार्ज स्केल पे उस पे बात कर रहे हैं, तो कंक्रीट टैंक रहते हैं 10 to 15 फीट डीप टू कलेक्ट बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग, ठीक है। तो क्या करते हैं, पूरा एक डीप एरिया बना देते हैं, इस तरफ से खुला रहता है, इस तरफ से खुला रहता है और बीच में ऊपर से पैक रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ से जो है वेस्ट है वो मिला देते हैं, ठीक है। तो कलेक्ट द बायो वेस्ट एंड अ स्लरी ऑफ डंग, अ फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड। तो क्या इस पे फ्लोटिंग कवर यहां से प्लेस करते हैं, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको ओपन एरिया, ये ओपन एरिया है, फिर यहां से ये वाला एरिया ओपन है। तो यहाँ क्या करते हैं, फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है कि यहाँ पे जो गैस है वो प्रोड्यूस होना शुरू होती है और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वॉल लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वॉल लगा रखा है, ये कंप्लीट गैस वॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, ये गैस वॉल है। अब गैस क्या है, यहां से होती हुई सीधे कहां जाएगी, आउटफ्लो फॉर द बायोगैस। तो यहां से सीधे हम जो पाइप कनेक्ट करके हमारे सीधे घर के अंदर हम एज ए बायोगैस यूज कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक। चलिए देखिए यहां से इस तरह स्लैब कवर जाता है कंप्लीटली, इस तरह से यहाँ पे। नाउ आउटलेट टू सप्लाई बायोगैस, आउटलेट टू रिमूव स्पेंट स्लरी यूज एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्लरी बच गई है बेसिकली उसको हम कहां यूज कर लेते हैं, खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। उसको बाहर निकालते हैं, गीला पोर्शन उसको सुखाने के लिए डाल देते हैं, ठीक है। उसमें जितना वाटर होता है वो सब एक्सेस अमाउंट में निकल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है ना, एक्सेस निकल जाता है। तो उसके बाद क्या है, बेसिकली जो स्लरी बचती है उसको हम किस में काम में लेते हैं, एज ए फर्टिलाइजर हम उसको यूज में ले लेते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इन दिस यूज बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ठीक है। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज में लेते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल टू ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी केमिकल्स हैं बेसिकली जो हमारी फसलों में यूज किए जा रहे हैं वो क्या है, सभी हार्मफुल होते हैं। केमिकल कैसे भी हो, कुछ यूजफुल भी होते हैं तो कुछ
अनयूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, तो बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स हैं बेसिकली किस यूज में आते हैं, वो यहाँ पे बैक्टीरिया को किल करने के लिए, माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम उनको यूज लेते हैं। तो जब वो कुछ भी थोड़े बहुत अमाउंट के अंदर भी अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो इन्फेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं, एनवायरमेंट को भी वो पॉल्यूट करते ही हैं। ठीक है, नाउ एंड कॉजेज द पॉल्यूशन, द केमिकल पेस्टिसाइड्स किल्स बोथ यूजफुल एंड द हार्मफुल फॉर्म्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे आ गया यूजफुल और हार्मफुल दोनों को ही क्या कर रहे हैं, यहां पे लाइफ को ये इफेक्टेड करते हैं। ठीक, एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल, अ लेडी बर्ड इट्स अ बीटल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स। ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है, बेसिकली अब ये बताइए, यहां पे बायो कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो ड्रैगन फ्लाइज टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, तो जो लार्वा होता है बेसिकली, ठीक है, मच्छर का जो लार्वा है उसको बेसिकली कौन सी जो फिश है जो वो खाती है, हमने बात करी थी, कौन सी, गैम्बुशिया। कौन सी फिश, गैम्बुशिया। कौन सी फिश है बच्चों, गैम्बुशिया। क्या करती है, लार्वा को खाती है, यानी कि ये फिश है ये भी क्या करती है, एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस यानी कि बीटी कॉटन इसके नाम से हम इसको जानते हैं, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, टू कंट्रोल द बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर। कैटरपिलर का अटैक होता है ना, कितने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो कैटरपिलर्स हैं वो आते हैं और फसलों को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। पूरा एक झुंड का झुंड आता है, ऐसा लगेगा आपको पता नहीं क्या कोई प्लेन उड़ के आ गया है पूरा बहुत बड़ा। ठीक है, ऐसे झुंड में आते हैं ये और क्या करते हैं, सीधे अटैक करते हैं कहां पे, हमारी फसलों पे, खेतों में आते हैं। ठीक है ना, घरों में भी आ जाते हैं बेसिकली, लेकिन ये अटैक कहां करते हैं, जहां पे फसलें होती है वहां पर ये अटैक करते हैं। ठीक, इट इज अवेलेबल इन सैचेट्स एज ए ड्राई डिस्पोज विच आर मिक्स्ड विद द वाटर। तो क्या होता है, ये ड्राई डिस्पोज के रूप में प्रेजेंट होते हैं, इसको वाटर में मिक्स करते हैं और क्या करते हैं, इसको छिड़काव कर देते हैं फसलों के ऊपर। तो जैसे ये कैटरपिलर आते हैं और ये क्या करते हैं, बाइट करते हैं, तो इनकी गट के अंदर क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स है वो अंदर एंटर कर जाते हैं, और जब ये लार्वा इनके गट के अंदर चला जाता है तो क्या करता है, जो इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन्स इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट्स किल्ड। तो इनका जो लार्वा होता है बेसिकली वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक, आई बात समझ में, यानी कि इनको किलिंग प्रोसेस के लिए इनका यूज में लेते हैं यहाँ पे ये बीटी कॉटन को, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं वो हम यहाँ पे यूज लेते हैं। ठीक, नाउ वाटर एंड स्प्रे ऑन द वल्नरेबल प्लांट्स विच इज ब्रेसिकस फ्रूट्स ट्रीज एटसेट्रा वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा द टॉक्सिन्स इज रिलीज्ड एंड द लार्वा गेट killed. Clear? The scientists have introduced a BT thuringiensis toxins and genes into plant. This is example is the BT cotton. Clear है? बात कर ली हमने यहाँ पे इसकी, आ गई बात समझ में। यहाँ पे आपका जो CBSE का लेवल है वो तो यहाँ पे कवर अप हो ही रहा है, साथ में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके नीट के लिए भी कवर अप हो रहे हैं। ठीक है, अगर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बेसिकली अभी हम CBSE का लेवल ले रहे हैं, उससे अच्छा लेवल हम लेकर चल रहे हैं। क्लियर? नाउ माइक्रोब्स एज ए बायोफर्टिलाइजर्स, सो तो बायोफर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच विद द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ दिस सॉइल्स। ठीक है, तो बायोफर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी होती है उसके सॉइल की उस क्वालिटी को क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, अगर हम केमिकल यूज करते हैं तो केमिकल क्या करते हैं, उसको इनफर्टाइल कर देते हैं, यानी कि जो मिट्टी की जो सॉइल की जो उर्वरकता होती है वो खत्म हो जाती है। क्लियर है? चलिए फॉर एग्जांपल बात करें हमें बायोफर्टिलाइजर एज ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो जो बायोफर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन। क्लियर? नाउ राइजोबियम, अ बैक्टीरियम इज सीन इन द रूट एंड नोडुल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली जो दाल वाले होती है हमारी। ठीक है, एजोस्पिरिलम एंड एजोबैक्टर एनरिच द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। क्लियर है? कंप्लीट? ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइकोराइजिया।
So now it's a symbiotic association of some fungi, example is Glominus, with plants, and the fungus get to food formation of from the plant. Clear? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, symbiotic association का मतलब होता है कि एक तरह से दो चीजों का मिलके वर्क करना. जैसे symbiotic relationship की बात करें तो जैसे हमारा मम्मी पापा से क्या है, symbiotic relationship है, उस तरह से यहाँ पे क्या है, symbiotic association होती है, वो some of the fungi में हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. तो इस तरह से ये देखिए किस तरह से ये ग्रो करते हैं. क्लियर है? देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, इसी से ये जो मशरूम आपको दिखा रखा है ये ग्रो कर रहा है. यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को ये शो कर रहा है. यहाँ पे ये प्लांट है, ये दोनों ग्रो कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके एसोसिएशन करके ग्रो कर रहे हैं. तो यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो कर रहा है. क्लियर है? ठीक है, तो हम किस पर डिपेंडेंट है, हम भी हमारे मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है. ठीक है, तो अभी आप तो आपके मम्मी पापा पे डिपेंडेंट हो ना, सेल्फ डिपेंडेंट तो हुए नहीं हो. तो यानी कि आपके और मम्मी पापा के बीच में जो एसोसिएशन हुई वो कैसी हुई, वो यहां पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुई. क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी. अभी हमने बात करी इसकी साइनोबैक्टीरिया में. तो यहाँ क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है. दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो अभी हमने बात करी किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका यूज होता है बेसिकली. एग्जांपल एबनेरिना हो गया, एनाबेरिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ऑसिलोटेरिया हो गया. कंप्लीट. नाउ इन पैडी फील्ड्स a cyanobacterium serve as a biofertilizers. It adds organic matter and increase soil fertility. तो जो साइनोबैक्टीरिया करता है वो क्या काम करता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में, उसको बढ़ाने में यहां पर हेल्प करता है. इट एड्स अ मैटर, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. क्लियर है? आई बात समझ में? कंप्लीट. नाउ सो थैंक यू. यहां पे जो है हमारा कंप्लीट जो चैप्टर है वो सिंगल शॉट के अंदर कंप्लीट होता है. यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स थे वो सभी हमने यहां पे कवर अप कर लिए हैं. तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे E2 इंडिया के CBSE चैनल पर. सो आपको रेगुलर जो है इस तरह की अपडेट्स यहां पर मिलती रहेंगी. सो थैंक यू फॉर ऑल द बेस्ट.